नदीन एवरीडे सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। सूरत हाल जो वो खराबी की तरफ जा रही है, ना कि किसी पीसफुल और मीनिंगफुल किसी सोल्यूशन की तरफ जाए। और उसकी वजह यह है कि इजराइल के जो हमले हैं वो ना सिर्फ जारी हैं बल्कि उसमें शिद्दत आ रही है। लेबनान से लेकर, शाम से लेकर और वेस्ट बैंक तक जो है, वेस्ट बैंक में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। इजराइल के जो हमले हैं वो रिकॉर्ड हाई लेवल के ऊपर जब वो पहुंच चुके हैं। इजराइल की जो प्रोवोकेशन है वो तमाम रेड लाइंस इस वक्त जब वो क्रॉस कर रही है। तो एक तरफ इजराइल इस वक्त खबर ये आ रही है कि लेबनान पर ग्राउंड अटैक की भी तैयारी कर रहा है, साथ वेस्ट बैंक में उसकी जंगी मशकें जब जारी हैं और वहां पर जो उनके अटैक्स हो रहे हैं, एक बड़ा रिएक्शन वहां से आने वाला है। और अब जरा देखिए इजरायली मीडिया मजीद क्या रिपोर्ट कर रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपनी जो सप्लाई है वो बढ़ा दी है। किसको? हिजबुल्लाह को। और किसको? इराक को और वेस्ट बैंक को। वेरी इंटरेस्टिंग, ईरान ने वेस्ट बैंक को आर्म करना जब शुरू कर दिया है और वहां पर अपनी सप्लाई जब वो बढ़ा दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान जो है वो एक रिंग ऑफ फायर जो उसने इजराइल के खिलाफ बनाई है उसको रीअसर्ट कर रहा है। हजारों रॉकेट जब वो हिजबुल्लाह तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि अल-शरा जो है उन्होंने वो रूट जिससे हिजबुल्लाह को वेपन्स पहुंच रहे थे उसकी जो सर्विलेंस है वो कम कर दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और खुद इजरायली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके मुताबिक जो सर्विलेंस है, जो हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन के ऊपर जो सर्विलेंस थी उसको कम कर दिया गया है अल-शरा की जानिब से। यानी अल-शरा अलाउ कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह तक वेपन पहुंचे। अच्छा, अब आई डो नॉट नो कि ये बात सही है या गलत है, इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर अल-शरा जो है वो थोड़े से भी सेंसिबल हैं तो वो कभी भी उन फोर्सेस के खिलाफ उनको नहीं जाना चाहिए जो इजराइल के साथ लड़ रही हैं, जैसा कि हिजबुल्लाह है, जैसा कि रेजिस्टेंस है। अल-शरा के लिए स्ट्रेटेजिकली भी ये ठीक नहीं है और अब तो उनको सबक सीख जाना चाहिए। जब इजराइल उसके मुल्क के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके लोगों को मार रहा है और अपनी ऑक्यूपेशन को बढ़ाता चला जा रहा है और सीरिया की स्टेबलाइजेशन का लिए सबसे बड़ा खतरा हिजबुल्लाह और ईरान नहीं है बल्कि इजराइल है। ये तो सबक अब उसको सीख लेना चाहिए। तो अगर वो थोड़ा सा भी सेंसिबल है तो वो चाहे अपनी आर्जी तौर पर पॉलिसी तब्दील करेगा, अगर इवन आर्जी तौर पर भी बुग्ज और जो उसकी है तासुब है अगर वो हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस के खिलाफ निकाल दे तो ये भी उसके लिए ठीक होगा। परमानेंट अगर वो नहीं भी अपनी पॉलिसी बदलता तो आर्जी तौर पर भी बदलना ये उसके स्ट्रेटेजिक फायदे में है, क्योंकि उसके लिए खतरा इजराइल है। तो उन फोर्सेस को कमजोर करना जो इजराइल से लड़ रही हैं, इससे फायदा इजराइल ही को होगा। तो अगर वो थोड़ा सा भी सेंसिबल है तो उसको यही करना चाहिए। लेकिन जो उसका व्हाइट हाउस का दौरा हुआ है जिसमें अमेरिका उसको प्रेशराइज कर रहा है इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए, वहां पर बेसिस मांगी जा रही हैं, जो कुछ हो रहा है जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया, तो वो कितना उसमें दमखम है और किस हद तक वो अमेरिका को नो कर सकता है ये बहरहाल जब वक्त बताएगा। सो इसी दरमियान मैक्रोन और जो फलस्तीनी सदर हैं उनकी बड़ी हिस्टोरिक मुलाकात जब वो हुई है और वहां पर मैक्रोन ने ये कहा है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की हुई और ये बड़ी अच्छी बात है। और मैक्रोन ने कहा कि वेस्ट बैंक जो है वो रेड लाइन है। अब ये रेड लाइन कितनी इन बातों की अहमियत है ये आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए चीजें बड़ी तेजी के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर तब्दील हो रही हैं। जो अप्रोच है नाज़रीन, अप्रोच के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है अरब वर्ल्ड के अंदर। यानी कि उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरब स्ट्रीट है, वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज के अंदर सोच रही है और बहुत जल्द अरब जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उनका बहुत बड़ा थिंक टैंक है, ये उनका बहुत बड़ा थिंक टैंक है और इसमें ये अरब नेशनलिज्म को इसने रिवाइव किया है। अरब नेशनलिज्म को, यानी वो क्या है कि भाई इस खित्ते के अंदर रहने वाले जो सारे अरब्स हैं और उनको एक दूसरे के लिए काम जो करना चाहिए। अरब नेशनलिज्म आप जानते हैं उसकी बुरी हिस्ट्री है, तो इसने अरब नेशनलिज्म को दोबारा से रिवाइव किया है। और अरब नेशनलिज्म के लिए सबसे पहली बुनियादी चीज क्या है? फलस्तीन। अच्छा, तो इसमें अरब इंटेलेक्चुअल शामिल हैं। इस अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थिंक टैंक है इसमें अरब बड़े इंटेलेक्चुअल्स इसके साथ अटैच हैं, पॉलिटिकल फिगर्स इसमें अटैच हैं, इसमें सोशल मूवमेंट्स है वो डिस्कस होती हैं। तो यानी कि ये उनका बड़ा थिंक टैंक है। अभी इनकी 3-4 रोज कबल जो है वो बेरूत के अंदर एक मीटिंग हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह के हक के अंदर जो स्टेटमेंट जारी की थी। आज इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, सो उनकी आज स्टेटमेंट क्या आई है ये मैं आपको बता रहा हूं कि मिडिल ईस्ट कितनी बड़ी तब्दीली इस वक्त वहां पर आ रही है। अब ये अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके सेक्रेटरी जनरल, 2 स्टेट सॉल्यूशन डेड एंड पैलेस्टीनियन फेसेस एग्जिस्टेंशियल फाइट। 2 रियासती हल खत्म हो चुका है और फलस्तीनी अपनी एग्जिस्टेंशियल बैटल के अंदर है। यानी इसमें या वो एग्जिस्टेंशियल हो गई ना, सर्वाइवल बैटल हो गई, या वो हैं या वो नहीं है। The so-called two-state solution is no longer viable। अब 2-state solution जब वो पॉसिबल नहीं है और उन्होंने कहा कि अरब वर्ल्ड को मुत्तहिद हो जाना चाहिए
और रेजिस्टेंस करनी चाहिए और रिजेक्ट करना चाहिए अमेरिकी और इजरायली प्लान्स को फॉर गाजाज फ्यूचर गवर्नेंस। देखिए बात पता है क्या, बात यह है कि अरब वर्ल्ड ने इस बात को माना है कि यहां पर टू स्टेट होगा, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाई है, एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया है कि उन्होंने इजराइल को जाकर रिकॉग्नाइज कर लिया, टू स्टेट सॉल्यूशन को माना और फिर उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बढ़ाई कि भाई यहां पर ठीक है इजरायली रियासत भी हो गई, एक फलस्तीनी रियासत भी हो जाएगी। तो इसके मुताबिक उनकी पॉलिसी चली है और अभी भी इसी मुताबिक चल रही है। लेकिन अब क्या चीज सामने आ रही है कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि देखें, एक तो फ्रॉम द डे फर्स्ट इजरायलियों का कोई इरादा नहीं था कि वो यहां पर टू स्टेट बनाएंगे, लेकिन बहरत इस चीज को माना गया अरब वर्ल्ड की जानब से और वेस्ट की भी सो कॉल्ड पोजीशन यही है कि टू स्टेट होगा। तो अब क्या बात सामने आ रही, अब यह कि देखें टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अच्छा, जब टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा? बात तो यह है ना, जब यह नहीं हो सकता और यह एस्टैब्लिश हो रहा है कि यह नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? फिर क्या अरब वर्ल्ड खामोश बैठी रहेगी और अलाउ करती रहेगी इजराइल को कि वो इसी तरह से फलस्तीनियों को मारते रहे एट द एंड उनको खत्म कर दें, उनको सफायस्ती से मिटा दें? क्या अरब वर्ल्ड ये करने वाली है? नहीं, ये तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? डिप्लोमेसी करेंगे। डिप्लोमेसी तो फारिग हो गई है, फिर क्या करेंगे? रेजिस्टेंस। तो ये उस अप्रोच की तब्दीली है। तो अल्टीमेटली यानी देखें उनके अरब स्ट्रीट, उनके थिंक टैंक्स, उनके बड़े लोग, उनके पॉलिटिकल फिगर्स अब वो इस अंदाज में देख रहे हैं कि भाई ऑन ग्राउंड अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहां पर दो रियासती हल बनाएं, तो आप क्या फलस्तीनियों को मरने देंगे? तो ये अल्टीमेटली उनकी गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करने वाली। अब देखिए टू स्टेट सॉल्यूशन जब वो बिल्कुल अब पॉसिबल ही नहीं है और वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली सेटलमेंट्स की एक्सपेंशन है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। 1,10,00,000 इजरायली इलीगल जो सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर जब वो आ चुके हैं, तो ये आइडिया कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट होगी हैज बिकम इम्पॉसिबल ऑन ग्राउंड। फलस्तीनी रियासत नहीं बन सकती, यानी दो रियासती फार्मूले के तहत। तो फिर क्या करना है? तो फिर यही है ना कि भाई इस लैंड को लिबरेट करवाना है, या फिर दूसरा यह है कि खामोशी इख्तियार रखे और फलस्तीनियों को मरने दे। तो ये तो नहीं हो सकता। इसके नतीजे में तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स का धड़न तख्ता हो जाएगा अगर वो आने वाले टाइम में भी इसी तरह से खामोश बैठती हैं। देखिए उन्होंने तो यही लॉलीपॉप दिया हुआ ना कि भाई दो रियासती हल के तहत फलस्तीन, तो अब सबको नजर आ रहा है और उनके लोग खुलकर ये बात कर रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है कि इस रास्ते के ऊपर तो कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनने वाली। और फिर जो उनके रोज बरोज हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि फलस्तीनी रियासत नहीं बन सकती है दो रियासती फार्मूले के तहत। पैलेस्टीनियन जो स्ट्रगल है इसको वाइडर अरब वर्ल्ड की स्ट्रगल के उस पैराए के अंदर देखना चाहिए। और अरब वर्ल्ड जो है और एग्जिस्टेंशियल बैटल में हम जा रहे हैं अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट। या तो वो ग्रेटर इजराइल बना लेगा और सबको गुलाम बना लेगा, या फिर जो है वो ये ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट अब खत्म होगा। और ये ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ फलस्तीनियों को नहीं बल्कि तमाम अरब रियासतों को कमजोर करना चाहता है और उनको डिवाइड करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इजिप्ट इज द ग्रैंड प्राइज फॉर दिस रीजनल हेजेमोनिक प्लान। और देखें उन्होंने कैसे मिस्र को और सबको सब्जुगेट किया हुआ है। सो रिवाइविंग करना चाहिए हमें अरब यूनिटी को, की टू कन्फ्रंटिंग फ्रेगमेंटेशन। हल यह है कि अरब वर्ल्ड दोबारा से मुत्तहद हो जाए, जैसे नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अरब वर्ल्ड यूनाइटेड थी और हमने सिस्टमैटिकली उसको डिवाइड किया, उसको हिस्सों बकरों में तकसीम किया। अरब जो नेशनलिस्ट थॉट है वो दोबारा से, और अरब पैन अरब जो आइडेंटिटी है कि भाई ये सारे अरब्स हैं ना, तो फलस्तीनी भी अरब्स हैं, तो जहां जहां पर अरब मुश्किल में हैं उनकी मदद जो है वो सबके लिए लाजमी है। तो डिसइंटीग्रेशन और डिपेंडेंसी से हमें निकलना चाहिए। सो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। तो ये उनकी बातें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये अब वॉइस ऑफ द टाउन है, ठीक है ना। अब ये हर किसी की आवाज है और वो देख रहे हैं कि भाई अब ये बात चलने वाली नहीं है कि टू स्टेट होगा, और उधर फलस्तीनी मरते चले जा रहे हैं, इजराइल सेटलमेंट्स बढ़ाता चला जा रहा है, जुल्म हद से पार कर रहा है, और वो कह रहे हैं टू स्टेट होगा। भाई कौन सा टू स्टेट होगा? अमेरिका वहां पर अब मजीद बेस बना रहा है, वो वहां पर फलस्तीनी रियासत बनाने के लिए बेसिस बना रहा है। खौफनाक सूरत हाल जब होने जा रही है। तो देखिए बुनियादी बात यह है कि जो गजा में जो कुछ हो चुका है और जो ईरान पर जंग हुई है, ये पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सूरत हाल ऑलरेडी इरिवर्सिबल पॉइंट के ऊपर जा चुकी है। यानी ईरान पर जो हमला उन्होंने किया है अब रिवर्सल नहीं है। या तो ईरान कोलैप्स होगा, मौजूदा ईरानियन रजीम, या फिर ज़ायनिस्ट के खिलाफ फैसला कुन बैटल होगी। उन्होंने हमला कर दिया, देखें वो दोबारा भी करने आ रहे हैं। पहले देखें ईरान भी ये समझता था कि शायद इजराइल हमला ना करे, लेकिन हमला उन्होंने कर दिया। तो ये आखिरी चीज होती है। फिर जो कुछ गजा में उन्होंने किया है, आपको लगता है कि ये इसके बाद कुछ कसर बाकी रह गई है? तो गवर्नमेंट्स हैं वो बात करेंगी, वो डिप्लोमेसी करेंगी, वो अच्छी अच्छी बातें करेंगी, लेकिन असल बात यह है कि इन दो बड़े वाकयात की वजह से हम ऑलरेडी इरिवर्सिबल पॉइंट पर जा चुके हैं कि जिसमें जो सो कॉल्ड टू स्टेट सॉल्यूशन है वो नहीं है। तो इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए आगे बढ़ेगा, और दूसरी तरफ यह है कि अब फलस्तीन को लिबरेट करवाना है। अगर ये करवा सकते हैं, अगर नहीं करवा सकते तो फिर ज़ाहिर है वो ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। तो अब देखिए कि इजराइल जब वो लेबनान के ऊपर ग्राउंड अटैक करने जा रहा है,
इजराइल इज प्रिपेयरिंग ग्राउंड अटैक इन लेबनान, और इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये जो डेली और बढ़ते हुए इजरायली हमले हैं ये ट्रिगर कर देंगे और रिस्पॉन्स सूनर और लेटर। इसका जवाब आएगा। जैसे हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अग्रेशन जो है वो हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता, एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट, और हम जेन्युइन एग्जिस्टेंशियल बैटल के अंदर आ चुके हैं, तो हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो फलस्तीनियों के खिलाफ भी इजराइल ने एग्जिस्टेंशियल बैटल छेड़ी है गजा में और वेस्ट बैंक में जो जेनोसाइड है, तो उनके एग्जिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ना। यहां हिजबुल्लाह की एग्जिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेबनान की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, ईरान एग्जिस्टेंशियल बैटल में जा चुका है। तो ये जो आपको जब से ट्रंप ने यहां पर डुगडुगी बजाई है और सारे अरब लीडर जनाब जाकर झुके हैं और ओआईसी लीडर और जो ट्रंप की वहां पर तारीफी की है, किसी ने एक जुमला भी गजा के हवाले से नहीं बोला। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आप किसी हल की तरफ नहीं गए, वक्ती आपने ट्रंप की शाबाशी भी ले ली और जो है ना उसकी चापलूसी कर ली, तो मसला तो हल ना हुआ। सब जो है वो पीआर एक्टिविटी करके जब निकल गए। तो असल बात यह है कि इनमें भी कोई दमखम नहीं है। सो अब आप देखिए वो हमला करने जा रहे हैं, और इजरायली मीडिया ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है कि ईरान भरपूर तैयारी कर रहा है और उसने वेस्ट बैंक, हिजबुल्लाह, इराक यहां पर सप्लाई बढ़ा दी है। ईरान इज आर्मिंग पैलेस्टीनियन इन द वेस्ट बैंक एंड हिजबुल्लाह एक इनक्रेडिबल रेट, यानी रफ्तार इतनी तेज है जिसमें ये वेपन्स आ रहे हैं, बहुत गैर मामूली रफ्तार है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इजरायली मीडिया ने लिखी है कि जो अल-शरा हैं, जो ओवरसाइट कर रहे थे वेपन सप्लाई को और रोक रहे थे, उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया, यानी उन्होंने निगरानी जो वो खत्म कर दी है और अलाउ कर दिया है कि हिजबुल्लाह तक ये वेपन पहुंचे। तो अगर ये सच है तो फिर बहुत बड़ी तब्दीली है। सो 4000 रॉकेट्स है वो ऑलरेडी लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। 4000 रॉकेट्स, 250 ड्रोन्स उन तक पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह जो है वो रिकवर कर रही है रिमार्केबल फास्ट स्पीड के ऊपर, और वेस्ट बैंक के अंदर बड़ी तादाद में यहां पर वेपन पहुंच रहे हैं, और हिजबुल्लाह को मिसाइल्स, एक्सप्लोसिव ड्रोन्स, एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स, ये सारे यहां तक जब पहुंचाए जा रहे हैं इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक। बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान, अच्छा इसको यरूशलेम पोस्ट किस तरह से लिख रहा है? यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरान का जो रिंग ऑफ फायर है उसको वो रीअसर्ट कर रहा है। ईरान ने एक रिंग ऑफ फायर बना रखा है इजराइल के खिलाफ, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है वो कासिम सुलेमानी का था, इसलिए उनको निशाना बनाया गया। तो हालांकि कासिम सुलेमानी वो हैं जिन्होंने दाइश का सफाया यहां से किया है। अमेरिका, इजराइल और कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्क जब वो दाइश को फंड करते रहे हैं, अमेरिका इजराइल तो करते रहे, कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्कों का भी नाम आता है उसमें, तो उनका सफाया करने वाला जनरल कासिम सुलेमानी था। सो उन्होंने एक रिंग ऑफ फायर बनाया था कि इजराइल को घेरा जाए, और उसके लिए हिजबुल्लाह ज़ाहिर ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन उनको मजीद पावरफुल बनाया गया। देखिए उन्होंने कैसी जंग इजराइल से लड़ी है। कोई बड़ी अरब आर्मी भी ऐसी जंग इजराइल से नहीं लड़ सकती जो हिजबुल्लाह ने लड़ी है, इतनी सोफिस्टिकेटेड वॉर। तो हिजबुल्लाह को इस तरह से खड़ा किया, फिर शाम के अंदर रेजिस्टेंस, फिर इराक के अंदर रेजिस्टेंस, फिर यमन में, तो ये रिंग ऑफ फायर था। तो इस रिंग ऑफ फायर को ईरान जो है वो रीअसर्ट कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है ईरान्स रिंग ऑफ फायर विद इराक, लेबनान, गाजा एंड वेस्ट बैंक। इराक, लेबनान, गाजा एंड वेस्ट बैंक, सीरिया का लिंक जो है वो कट गया, ठीक है ना, चूंकि सीरिया में बशार असद के जाने के बाद। सो यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि अमेरिका को इराक के ऊपर खास तौर पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इराक जो है वो सेंट्रल बनता चला जा रहा है इस रेजिस्टेंस के हवाले से, एज ईरान रीबिल्ड कर रहा है अपने रिंग ऑफ फायर को। ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि ईरान और ये जो सारी रेजिस्टेंस है, दे आर क्वाइट, इट्स अ स्ट्रेटेजिक नॉट सरेंडर। अब देखिए हिजबुल्लाह से कोई हमले नहीं हो रहे, हिजबुल्लाह पर रोज हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह से कोई जवाबी अटैक नहीं हो रहा, तो क्या ये सरेंडर है? यरूशलेम पोस्ट कह रहा नहीं, ये सरेंडर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है, एक हिकमत अमली और मसलहत के तहत वो खामोश है। तो इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स ने खबरदार किया, वार्न किया कि इराक में भी द इमर्जिंग नेक्स्ट फ्रंट लाइन, ये इराक के हवाले से बातें चल रही हैं, और यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू ने इराक का जिक्र किया था। तो इजरायली ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इराक जो है ये नेक्स्ट फ्रंट हो सकता है। सद्दाम हुसैन के टाइम में भी इराक जो है वो बहुत बड़ा सपोर्टर था फलस्तीनी कॉज का। तो इराक में जो रेजिस्टेंस है वो भी पावरफुल हो रही है, इसलिए सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने भी इराक को धमकाया है। तो इजरायली जो है वो अमेरिकन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इराक के ऊपर जो नजर रखें और यहां पर किसी रेजिस्टेंस को पावरफुल ना होने दें। ईरान रीबिल्ड कर रहा है रिंग ऑफ फायर को विद इराक एंड वेस्ट बैंक, टेकिंग ऑन एक्सपेंडेड रोल अलोंगसाइड लेबनान एंड गाजा। लेबनान, गाजा और उसके साथ वेस्ट बैंक और इराक जो है ये अब लीड कर रहे हैं इनमें बहुत ज्यादा। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, जनवरी 2025, 8 जनवरी 2025 की ईरानी मीडिया की एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान डाइवर्ट्स फोकस टू वेस्ट बैंक आफ्टर फॉल ऑफ बशार अल असद, इजराइल सेज। ईरानी मीडिया खबर है जनवरी 2025 की। तो तब से वेस्ट बैंक को उन्होंने ये शुरू कर दिया। तो आगे जो सूरत हाल है, यानी मैंने आपको बताया ना कि ईरान पर हमला
हमले का मतलब यह है और गजा में जेनोसाइड का मतलब यह है कि एग्जिस्टेंशियल सूरत हाल है, इरिवर्सिबल पॉइंट है। वो ईरान को खत्म करने के लिए दोबारा आएंगे। देखें, यह हमला करना ना किसी मुल्क के ऊपर आसान नहीं होता। तो देखें, ईरान है, सबके साथ बातचीत है, एक प्रॉपर कंट्री है। अरब्स कह रहे हैं कि भाई आप न्यूक्लियर ना बनाएं, रशिया कह रहा है ना बनाएं, अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, यूरोपियंस के साथ बातचीत हो रही है। तो ठीक है, एक दुनिया है, मामलात है, चल रहे हैं, ठीक है यार, इस हद तक नहीं जाएंगे। बाकी कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, असैसिनेशंस हैं, हो रही हैं, लेकिन एक फुल फ्लैज हमला नहीं होगा। ये एक ईरान के अंदर ये थॉट थी और इवन अरब वर्ल्ड के अंदर भी ये थॉट थी। तो इस हमले ने ये साबित कर दिया है कि, और फिर जैसा वो ये समझते हैं कि जो करना है ट्रंप के दौर में करना है। तो इसलिए असल बात यह है कि हम ऑलरेडी इरिवर्सिबल पॉइंट पर हैं और इजरायली ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए आएंगे, ईरान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएंगे, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए आएंगे। और अब देखिए, वेस्ट बैंक में जो सूरत हाल है वो इतनी खराब हो रही है कि फलस्तीनियों के ऊपर जो हमले हैं वो रिकॉर्ड हाई नंबर्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। वायलेंस अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन जो है वो रिकॉर्ड हाई पहुंच चुका है। और जो ऑलिव की हार्वेस्ट का सीजन है, ये फलस्तीनी एक तो ट्रेडिशन का भी हिस्सा है और साथ उनकी जो रोजगार है उसका भी जो है वो फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है उनकी रोजगार का भी ये सबसे बड़ा जरिया है। तो ये जो सीजन जारी है ऑलिव का, ये वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट सीजन था इन डेकेड्स। और अभी क्या हुआ है, कुछ देर पहले जब वो तुलकराम में बहुत बड़ा हमला इजरायली सेटलर्स ने जाकर किया, बड़ा खौफनाक हमला था, कई घर तबाह किए, कई गाड़ियां चला दी हैं। तो तुलकराम के जो गवर्नर हैं पैलेस्टीनियन, उन्होंने कहा है कि एक गार्ड कमेटी जब वो बनानी चाहिए इजरायली सेटलर्स का सामना करने के लिए। तो ये देखें ना, वेस्ट बैंक में अप्रोच चेंज हो रही है। तुलकराम गवर्नर कॉल्स फॉर गार्ड कमेटी आफ्टर सेटलर अटैक्स, फॉर्मेशन की जाए गार्ड कमेटी की अक्रॉस द गवर्नेट, क्योंकि एक लार्ज स्केल अटैक उनके ऊपर लॉन्च हो चुका है। बहुत सारी व्हीकल्स और वाइड स्प्रेड डैमेज जो है वो वहां पर किया गया। तो उनके घर बार, उनका रोजगार, उनके बच्चे, सब जब उनको खत्म किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। अब ये देखिए, हाइफा में जो इजरायली पॉलिटिशियन है जो कि अरब्स है। अच्छा, अब ये है कि कुछ जो अरब्स हैं, यानी कुछ जो फलस्तीनी हैं, वो इजरायली टेरिटरी में भी रहते हैं, उनके पास इजरायली पासपोर्ट है और वो इजरायली पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, तो वो रह रहे हैं। अब उनके खिलाफ भी एक्सट्रीमिज्म जब बढ़ रहा है। एक्सट्रीमिस्ट सेटलर जो है, उन्होंने हाइफा में ऐसे ही एक अरब जो इजरायली है उसके घर के ऊपर स्टॉर्म किया, डिसरप्ट द मीटिंग, और पॉलिटिकल गैदरिंग यहां पर होने जा रही थी और प्री प्लान्ड उन्होंने पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया और फार राइट ग्रुप्स जो है वो वहां पर दाखिल हो गए और इससे पहले सोशल मीडिया पर चलता रहा ब्लो अप द इवेंट। तो ये रिफ्लेक्टिंग के किस तरह से पॉलिटिकल इंसाइटमेंट और वायलेंस जो है वो उनके अंदर भी बढ़ रहा है और वायलेंट हॉस्टिलिटी टुवर्ड द पैलेस्टीनियन रिजाइडिंग इन द लैंड्स, यानी जो इजरायलियों के साथ मिलकर रह रहे हैं उनके खिलाफ भी अब वायलेंस जब शुरू हो गया है। तो ये सोसाइटी जब अपनी जुल्म और एक्सट्रीमिज्म की इंतहा को पहुंच चुकी है। द अटैक जो है वो एक लेटेस्ट पैटर्न है कि किस तरह से सेटलर वायलेंस जो है और राइट विंग का जो वायलेंस है वो अरब पॉलिटिकल फिगर्स जो इजराइल में रहते हैं उनके खिलाफ भी जब बढ़ रहा है। तो ये सब सूरत हाल जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आगे क्या होने जा रहा है। मैक्रोन ने महमूद अब्बास को होस्ट किया, सीज फायर और पीस एफर्ट, ये सारी चीजें डिस्कसिंग, बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग है। फलस्तीनी सदर का पेरिस में जाना, होस्ट करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में इनफ नहीं है। मैक्रोन ने अनाउंस किया कि फ्रांस और पैलेस्टीनियन कमेटी बनेगी फलस्तीनी रियासत को आगे, इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रांस और फलस्तीनी कमेटी। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और ये रिकग्निशन का रिजल्ट है कि अब फलस्तीनी जब वो ज्यादा बढ़कर वहां पर अपनी जो बात है उसको बढ़ा सकते हैं और उनको लेजिटिमेसी ज्यादा हासिल हो रही है। और मैक्रोन ने कहा कि वेस्ट बैंक जो है वो हमारी रेड लाइन है और हम रिस्पॉन्ड करेंगे स्ट्रांगली विद द यूरोपियन पार्टनर्स अगर इसराइल ने एनेक्सेशन जब वो करने की कोशिश की। ही वार्न्ड के एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट बैंक एनेक्सेशन वुड क्रॉस आवर रेड लाइन। तो ऑलरेडी इजराइल वहां पर जब वो बढ़ा रहा है अपनी सेटलमेंट्स और सारा कुछ कर रहा है, तो ये बातें जब वो किसी काम आने वाली नहीं है। बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राजू लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।